भारत में मुस्लिम वोट बैंक 20 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन लोकसभा में उनकी आवाज़ सिर्फ 4% है। क्या अलग पार्टियां उन्हें सशक्त बनाएंगी या मुख्य धारा से और दूर धकेलेंगी? पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कहते हैं कि यह स्वस्थ रुझान नहीं है। आप किस तरफ हैं? यानी कि खबर देखें तो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कहना है कि मुस्लिम पार्टियों का जो उदय है भारत में, वो भारतीयों के लिए एक स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है। यानी कि जो मुस्लिम जो पार्टियां हैं भारत में, उनकी जो वृद्धि हो रही है, उनका जो उदय हो रहा है, वो भारत के लिए जो भविष्य में खतरा पैदा कर सकती हैं। एक तरफ सुरक्षा की भावना, वहीं दूसरी तरफ मुख्य पार्टियों का टेकन फॉर ग्रांटेड रवैया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी कहते हैं कि मुस्लिम पार्टियों का उदय स्वस्थ नहीं, लेकिन सवाल यह है कि बिना अलग आवाज के क्या मुस्लिमों की असली मांगें सुनी जाएंगी? तो सबसे पहले हम इस खबर का मुख्य जो पॉइंट है वो है हामिद अंसारी का जो बयान क्या है। तो सबसे पहले हामिद अंसारी जो हैं, उनके अगर बयान की बात करें या उनसे जुड़े मुख्य उनका बयान क्या था, तो हामिद अंसारी ने कहा कि मुस्लिम केंद्रित या मुस्लिम पार्टियों का उभरना भारत जैसे बहुलतावादी और सेक्युलर देश के लिए स्वस्थ नहीं माना जा सकता। उनका मत है कि इससे राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जबकि भारत की ताकत उसकी समावेशी राजनीति में है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम केंद्रित पार्टियां या गठबंधन सक्रिय हैं, जैसे AIMIM अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विस्तार, या अन्य छोटी पार्टियों को जो मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करती हैं। यानी कि ये इस टाइम पर आया है जब AIMIM जो पार्टी है उसका विस्तार हो रहा है, वही मुस्लिम बैंक जो वोट बैंक है उस पर फोकस किया जा रहा है। तो ये जो बयान है वो जाहिर सी बात है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ ही दिया गया है। जैसे अगर हम बात करें भारत में मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बारे में, यानी कि भारत में मुस्लिम राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है एक लंबे समय से चर्चित और चिंता का विषय रहा है। मुस्लिम आबादी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 14 से 15% है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन संसद और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व इससे कहीं कम है। यह असमानता मुख्य धारा की पार्टियों की टिकट वितरण नीति, वोट बैंक की राजनीतिक ध्रुवीकरण, वहीं सामाजिक आर्थिक कारणों से जुड़ी है। जैसे लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की बात करें 2024 चुनाव के बाद 18वीं लोकसभा की, तो कुल जो मुस्लिम सांसद हैं वो 24 है। कुल 543 सीटों में से लगभग 4%। यह संख्या 2019 के 26 से जुड़ी थोड़ी कम है और स्वतंत्रता के बाद के सबसे निचले स्तरों में से एक है। 1980 में यह सबसे ज्यादा था जब सांसद 49 थे, लगभग 9%। पार्टीवार ब्रेकडाउन की बात करें 2026 की, तो कांग्रेस जो पार्टी है उसमें सबसे ज्यादा थे, 7 से 9 मुस्लिम सांसद थे। TMP पश्चिम बंगाल में 5 सांसद थे। समाजवादी पार्टी जो कि यूपी में 4 सांसद थे। IEUAML जो केरल में, उसमें 2 से 3 मुस्लिम सांसद थे। और अशमुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसमें 1 हैदराबाद में सांसद थे। वहीं अन्य जैसे कि NDA BJP गठबंधन में 0 मुस्लिम सांसद हैं। 2024 से कोई नहीं है। इस इंडिया गठबंधन से 21 मुस्लिम सांसद आए, जबकि NDA से कोई भी नहीं। विधानसभाओं में स्थिति की बात करें मुस्लिमों की, जो कि हाल ही के आंकड़े खासकर 2025 के चुनाव के बाद के, तो बिहार जो है उसमें 2025 विधानसभा चुनाव में सबसे चिंताजनक स्थिति आई है। जैसे मुस्लिम जो आबादी है वो 17 से 18% है, लेकिन मुस्लिम जो विधायक हैं वो केवल 10 से 11 हैं। जैसे कुल जो सीट है वहाँ पे 243 सीटों में से 4 से 5% के आसपास कुल सांसद हैं। यह 2020 के 19 और 2015 से 24 से काफ़ी कम है। 1990 के बाद सबसे निचला स्तर जो है वो इस समय हुआ है। AIMIM ने 5 सीटें जीती, सीमांचल क्षेत्र में मजबूत हुए, लेकिन राजद कांग्रेस से कुछ, जदयू से 1 केवल।
वहीं अन्य जो राज्य हैं उनकी बात करें विधानसभा में मुस्लिमों की स्थिति, तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% है, लेकिन विधानसभा में प्रतिनिधित्व 5% से 7% के आसपास है, तो जो कि 2024 में बहुत कम था। पश्चिम बंगाल में आबादी 25 से 30% है, लेकिन 26 चुनाव में मुस्लिम वोट निर्णायक होंगी, लेकिन अभी कोई जो सही आंकड़ा जो है वो नहीं है। केरला में अन्य से मजबूत हैं, वहाँ पे आबादी 26% है। असम में लेकिन जो बहुत कम जो है सांसद हैं। दिल्ली में मुस्लिम आबादी 13% है। कुल मिलाकर अधिकांश राज्यों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात से आधा या उससे भी कम है। प्रमुख कारण और बहस की बात करें तो मुख्य पार्टियां जैसे कांग्रेस, सपा या आरजेडी आदि मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट देती हैं, खासकर वेनेबल सीटों पर। डर है कि बीजेपी द्वारा मुस्लिम परस्त कहलाने का जो डर है वो बीजेपी द्वारा पार्टियों में बैठा हुआ है। AIMIM जैसे दल उभरे हैं, लेकिन इससे जो वोट है वो बंटता है और मुख्य धारा में प्रतिनिधित्व और घटता है। हामिद अंसारी जैसे जो नेता हैं वो कहते हैं कि अलग मुस्लिम पार्टियां स्वस्थ नहीं, मुख्य धारा में बेहतर जो जगह है वो मिलनी चाहिए। तुलनात्मक जिसके आंकड़े हैं तो 1980 में जो सांसद थे लोकसभा में, मुस्लिम सांसदों की संख्या वो 49 थी। 2014 में घटकर 22 हुई है, फिर 2019 में थोड़ी बढ़ी जब 26 हुए, फिर 2024 में घटी जब सांसद केवल 24 रह गई। यह कमी लोकसभा में समावेशिता पर सवाल उठाती है और मुस्लिम समुदाय की मांगें जैसे कि शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा बेहतर प्रतिनिधित्व से ही मजबूती से उठ सकती है। अब हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है सेक्युलरिज्म वर्सेस धर्म आधारित राजनीति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें भारतीय सेक्युलरिज्म है क्या। तो भारत का सेक्युलरिज्म पश्चिम मॉडल जैसे कि फ्रांस, अमेरिका में राज्य और धर्म का पूर्व अलगाव से अलग है। भारत में यह सर्वधर्म समभाव यानी कि सभी धर्मों के प्रति समान जो सम्मान है और समान दूरी पर आधारित है। संवैधानिक अगर इसके आधार की बात करें तो प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया। अनुच्छेद 14, 15 और 25 से 28 राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता है और कोई भेदभाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सेक्युलरिज्म संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। धर्म को राजनीति से अलग रखना जरूरी है, वरना सत्ताधारी दल का जो धर्म है वो देश का धर्म बन जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि चुनाव और राजनीति धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगना प्रतिबंधित है। आरपीए 1951 की धारा 123 के तहत धर्म आधारित अगर राजनीति की बात करें ये क्या है, तो जब राजनीति दल या नेता धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धार्मिक पहचान को मुख्य मुद्दा बनाते हैं या एक समुदाय को विशेष लाभ या सुरक्षा वादा करते हैं, जैसे मुस्लिम केंद्रित पार्टियां जैसे कि AIMIM या MIUML या AIUDF मुस्लिम मुद्दों जैसे कि CAA विरोध या व्यक्तिगत कानून पर फोकस करती हैं, तो ये राजनीति में धर्म का जो फोकस है वो बढ़ सकता है। हिंदू केंद्रित या राष्ट्रवादी अपील जैसे कि बीजेपी RSS से जुड़े राम मंदिर, UCC, हिंदुत्व जैसे मुद्दे ये धर्म आधारित राजनीति का मुद्दा बन सकते हैं। यह राजनीति ध्रुवीकरण पैदा करती है और वोट बैंक बनाती है। हामिद अंसारी के अगर बयान की बात करें, हामिद अंसारी के बयान की कि इससे धर्म आधारित जो मुद्दा है इससे क्या कनेक्शन है, तो पूर्व उपराष्ट्रपति जो है हामिद अंसारी, उन्होंने मुस्लिम पार्टियों के उदय को स्वस्थ नहीं कहा क्योंकि यह सेक्युलरिज्म को कमजोर करता है। उनका मत है कि मुस्लिमों को मुख्य धारा पार्टियों में बेहतर प्रतिनिधित्व मिले और अलग दल बने। यह बहस का एक पक्ष भी है कि धर्म आधारित राजनीति सेक्युलरिज्म के खिलाफ जाती है। अब आगे के अगर पॉइंट्स की बात करें, जो कि है प्रमुख विवादित बयान और जो विवाद, यानी कि हामिद अंसारी द्वारा जो प्रमुख विवादित जो बयान है वो दिए गए हैं और जो विवाद हैं वो कौन कौन से हैं। तो मई 2016 में ईरान यात्रा के दौरान मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना के ऊपर
उनका जो बयान है वो दिया गया था। अंसारी ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों में असुरक्षा की भावना है। विवाद क्या था? विवाद था कि सरकार ने इसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। खासकर बीजेपी ने इसे देशद्रोह करार दिया था। अगस्त 2027 में पद छोड़ते समय आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में असुरक्षा और असहजता की भावना बढ़ रही है। असहिष्णुता और गौरक्षा उन्माद के कारण उन्होंने पीएम मोदी से भी असहिष्णुता पर बात की थी। विवाद क्या था? विवाद था कि बड़े पैमाने पर ट्रोलिंग और आलोचना हुई। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि जहां सुरक्षित लगे वहां जाओ। नए जो वाइस प्रेसिडेंट थे यानी कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी कहा। यह सबसे चर्चित बयान रहा जिसमें उन्हें मुस्लिम पक्षधर की जो छवि है वो भी दी गई। अब बात करें 2018 से 19 के बीच के सीएए विरोध और कश्मीर पर बयान के बारे में, तो सीएए को संविधान की भाषा के खिलाफ बताया। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कहा कि कश्मीर नीति अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को न्योता दे सकती है। विवाद क्या था? कि विवाद था कि बीजेपी ने कहा कि पूर्व संवैधानिक पदाधिकारियों को विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं होना चाहिए। जनवरी 2022 की बात करें, जहां सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर टिप्पणी उन्होंने की। विदेशी मंच पर कहा कि भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय विभाजन पैदा कर रहा है। विवाद था कि बीजेपी ने इसे भारत विरोधी भी बताया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया कि अंसारी ने उन्हें भारत बुलाया और आईएसएस से जोड़े थे। विवाद था कि बीजेपी ने जांच की मांग की, इसे जासूसी से जोड़ा। अंसारी ने सहयोगियों से इनकार किया, लेकिन मामला जो है वो काफी गर्मा गया। जनवरी 2026 की बात करें, पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी, वो मैं भूल गई, सॉरी। जो पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी थी उसकी बात करें तो मोदी सरकार की प्रतिक्रिया को अपर्याप्त बताया और कहा कि केवल बयान जारी करना काफी नहीं है। विवाद क्या था? इससे जुड़ा विवाद था कि इसे मुस्लिम पक्षधर मानकर इसकी आलोचना भी हुई थी। अब बात करें जनवरी 2026 की, महमूद गजनवी और लोदी को हिंदुस्तानी लुटेरे बताया। हालिया सबसे बड़ा विवाद जो है वो इसी पर टिका हुआ है। जैसे कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इतिहास की किताबों में गजनवी, लोदी आदि को विदेशी आक्रमणकारी कहा जाता है, लेकिन वे हिंदुस्तानी लुटेरे थे, बाहर से नहीं आए थे। राजनीतिक सुविधा के लिए उन्हें विदेशी दिखाया जाता है। विवाद था कि बीजेपी ने तीखा हमला बोला, बीमार दिमाग, इतिहास का सफेदीकरण और सोमनाथ मंदिर तोड़ने वाले को भारतीयों का बताना। कांग्रेस पर भी निशाना साधा कि वे आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जैसे कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उन पर ये जो विवाद है वो काफ़ी तेज तरीके से फैला और इस पर डिबेट भी चली। अंसारी का इस पर तर्क था कि ये शासक जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में ही शासन करते थे, इसलिए विदेशी ये नहीं है। अगला पॉइंट है कि वर्तमान राजनीतिक जो प्रतिक्रिया है वो क्या है। तो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने हालिया बयान मुस्लिम पार्टियों के उदय भारत के लिए स्वस्थ प्रवृत्ति नहीं है, पर वर्तमान राजनीतिक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से दो ध्रुवों में बटी हुई है। यह बयान ऐसे समय में आया जब मुस्लिम केंद्रित दलों जैसे कि AIMIM का विस्तार और मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी पर बहस चल रही है। हालिया इस विशिष्ट बयान पर सीधी प्रतिक्रिया सीमित है, लेकिन इससे जुड़े उनके पिछले विवाद जैसे गजनी लोदीवाला और मुस्लिम राजनीति पर उनकी टिप्पणी से राजनीतिक जो हलकों में तीखी जो बहस है वो छिड़ी है। जैसे प्रमुख जो राजनीतिक प्रतिक्रिया हैं, जैसे बीजेपी और एनडीए पक्ष की प्रतिक्रिया। बीजेपी ने अंसारी के बयान को परिपक्व लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से MIM पर हमला माना है। कुछ बीजेपी प्रवक्ता जैसे कि CR केशवन या अन्य ने कहा कि अंसारी खुद मुस्लिम असुरक्षा पर बात कर रहे हैं, लेकिन अब अलग मुस्लिम पार्टियों को अस्वस्थ बता रहे हैं। यह उनकी दोहरी बात दिखता है। वहीं वे इसे सेक्युलरिज्म की जीत मानते हैं ताकि यह धर्म आधारित राजनीति को कमजोर करता है, और बीजेपी अक्सर कहती है कि मुस्लिमों को मुख्य धारा पार्टी में जगह मिलनी चाहिए, न कि अलग वोट बैंक बनना चाहिए।
हाल ही में गजनी लोधी विवाद से जुड़कर बीजेपी ने अंसारी को इतिहास तोड़ मरोड़ने वाला और मुस्लिम पक्षधर बताया, जिससे इस बयान पर भी उनकी जो विश्वसनीयता है उस पर काफी जो सवाल हैं वो उठाए गए हैं। एमआईएम और अशुद्धि ओवैसी पक्ष की प्रतिक्रिया की बात करें तो एमआईएम या ओवैसी ने से इस बयान का सीधी सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन ओवैसी अक्सर मुख्य पार्टियों को मुस्लिमों को धोखा देने वाली बताते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से एआईएमआईएम समर्थन इसे मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों पर हमला बताते हैं। ओवैसी का स्टैंड रहा है कि जब मुख्य पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती तो अलग प्लेटफॉर्म जरूरी है। कुछ मुस्लिम जो नेता हैं वो इसे अंसारी की मुख्य धारा एकीकरण वाली सोच मानते हैं, लेकिन एआईएमआईएम इसे अल्पसंख्यक आवाज दबाने की कोशिश कह सकता है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्रतिक्रिया की बात करें तो कांग्रेस ने इस बयान पर चुप्पी साधी या हल्की समर्थन जो है वो दिया है, क्योंकि अंसारी पहले भी कांग्रेस समर्थित रह चुके हैं। कुछ कांग्रेस नेता जैसे शाहनवाज हुसैन जैसे पूर्व बीजेपी लेकिन अब अलग हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को मुख्य पार्टी से बेहतर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। गठबंधन में सपा, आरजेडी और टीएमसी जैसी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर हैं, इसलिए वे अलग मुस्लिम पार्टियों के खिलाफ नहीं बोलती, लेकिन अंसारी के बयान को समावेशी राजनीति की दिशा में देख सकती हैं। मुस्लिम समुदाय और बुद्धिजीवियों में प्रतिक्रिया की बात करें तो मुस्लिम समाज में विभाजित राय, कुछ इसे सकारात्मक मानते हैं और मुख्य धारा में जगह बनाओ, अलगाव मत बढ़ाओ का भी सोचते हैं, जैसे अन्य इसे असुरक्षा की अनदेखी मानते हैं, क्योंकि मुख्य पार्टियां मुस्लिमों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हैं। बुद्धिजीवी और सेकुलरिज्म कमेंटर जो है इसे सेकुलरिज्म की वकालत बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि वास्तविक जो समस्या है वो मुख्य पार्टियों की मुस्लिम विरोधी छवि है। अब बात करें भारत में जो मुस्लिम पार्टियां हैं उनके उदाहरणों के बारे में, तो जैसे कई जो मुस्लिम पार्टियां हैं वो भारत में हैं। भारत में मुस्लिम केंद्रित या मुस्लिम पार्टियां मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय के मुद्दों पर फोकस करती हैं। ये पार्टियां मुख्य धारा की सेक्युलर पार्टी जैसे कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी आदि से अलग होती हैं और अक्सर मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने का दावा भी करती हैं, जैसे अखिल भारतीय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम। इसकी जो स्थापना है वो 1927 में हुई थी। इसका पूरा नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो 2010 में असादुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया में इसको जोड़ा था। वहीं इंडियन जो इसकी जो नेता हैं यानी कि जो एआईएमआईएम जो पार्टी है मुस्लिमों की, उनके जो नेता हैं वो हैं असदुद्दीन ओवैसी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसका मुख्य आधार है हैदराबाद, तेलंगाना। यहाँ से लगातार जो लोकसभा सीटें हैं वो ये जीतते हैं। इसका जो विस्तार है वो है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि में ये सक्रिय है। हालिया इसकी जो उपलब्धियां हैं उनकी बात करें तो 2025 में विधानसभा चुनाव में 5 सीटें इन्होंने जीती हैं। लोकसभा में 1 सीट हैदराबाद से इन्होंने जीती है और कई नगर निगमों में जो अच्छा प्रदर्शन भी ये जो पार्टी है वो कर रही है। विवाद क्या है? विवाद है मुख्य पार्टियों पर मुस्लिम वोट बैंक का वोट काटने का आरोप, जैसे कि बीजेपी से बी टीम कहती है। यह सबसे प्रमुख और चर्चित मुस्लिम केंद्रित पार्टी भी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, तो इसकी स्थापना 1948 में 1927 के विभाजन के बाद भारत में बची मुस्लिम लीग की शाखा है। इसके नेता सैयद सादिक अली शिहाब थंगल हैं। मुख्य इसका आधार जो है वो केरल मलप्पुरम जिला इसमें काफ़ी ये मजबूत है। इसकी उपलब्धि क्या है? तो ये लोकसभा में 2 से 3 सीटें इस पर हैं केरल से। ये केरल विधानसभा में 15 से 20 सीटें हैं UDF गठबंधन में। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेता इसके बदरुद्दीन अजमल हैं। मुख्य आधार इनका असम जो है वो निचला असम बराक घाटी वाला वहाँ पे ये सक्रिय है। उपलब्धियां इनकी क्या हैं कि ये असम विधानसभा में 10 से 15 सीटें हैं इनकी और लोकसभा में 1 से 2 सीटें।
फोकस इनका क्या है कि बांग्लादेश मूल के निवासियों मुस्लिमों के अधिकार पर, एनआरसी या सीए विरोध। कांग्रेस में कभी कभी ये गठबंधन भी कर लेते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। मुख्य आधार इनका केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तक सीमित है। विशेषता इनकी ये मुस्लिम दलित और पिछड़े वर्गों के हितों पर फोकस करते हैं। इनकी उपलब्धियां ज़्यादा खास नहीं है। ये केरल में कुछ स्थानीय स्तर पर जीत लेते हैं लेकिन बड़े चुनावों में सीमित हैं। विवाद है, कुछ मामलों में कट्टरपंथी आरोप इन पर लग चुके हैं। अन्य छोटी या केंद्रीय मुस्लिम केंद्रित पार्टियां जैसे कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट पश्चिम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी द्वारा 2021 में शुरू की गई है, मुस्लिम वोट पर फोकस करती है लेकिन टीएमसी से टकराव इसका जारी है। पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम या अन्य छोटे दल जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ गठबंधन है। कुछ पुरानी या निष्क्रिय जैसे ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग आदि, ये पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम पार्टियों की बनी हुई हैं। अब बात करें मुस्लिम वोट बैंक और मुख्य धारा पार्टियों के रवैये के बारे में। तो मुख्य धारा पार्टियों के अगर रवैये की बात करें तो कांग्रेस, जैसे कि कांग्रेस जो कि मुख्य पार्टी है, सबसे लंबे समय से मुस्लिमों को अपना सेफ वोट बैंक मानती रही है। लेकिन 2024 लोकसभा और उसके बाद के चुनावों में जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार आदि में मुस्लिम वोट बढ़ने से नुकसान इनको हुआ है। राहुल गांधी के दोहरा रवैया है उस पर मुस्लिम नेताओं जैसे कि राशिद उलवी, शकील अहमद, तारिक अनवर आदि ने असंतोष बढ़ा है। समाजवादी पार्टी की बात करें जो कि एक मुख्य पार्टी है, तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव गठजोड़ पर ये निर्भर है। मुस्लिम वोट बैंक उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन एआईएमआईएम के विस्तार से मुस्लिम वोट बंटने का खतरा। अखिलेश यादव एआईएमआईएम को वोट कटर भी कहते हैं। रवैये की बात करें तो मुस्लिमों को टेकन फॉर ग्रांटेड टिकट देते हैं लेकिन मुख्य मुद्दों पर मजबूत आवाज कम है। ओवैसी कहते हैं कि मुसलमान अब फेक सेक्युलर पार्टियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। बीजेपी की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक पर सीधा फोकस नहीं है बल्कि तुष्टीकरण विरोधी नैरेटिव से हिंदू वोट मजबूत करती है। मुस्लिमों को असुरक्षित बताने वाले बयानों पर हमला करती है लेकिन खुद मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारती। लोकसभा में 0 मुस्लिम एमपीज इसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक भी नहीं है। रवैये की बात करें तो मुस्लिम वोट को डर या ध्रुवीकरण से प्रभावित करने की कोशिश, लेकिन कुछ जगहों पर अप्रत्याशित प्रदर्शन ये भी करती हैं। हामिद अंसारी का इससे कनेक्शन की बात करें तो अंसारी का बयान है कि मुस्लिम पार्टियों का उदय स्वस्थ नहीं है। इसे रवैये पर टिप्पणी है कि मुख्य पार्टियों को मुस्लिमों को बेहतर जगह देनी चाहिए, न कि वोट बैंक बनाकर अलग अलग दल बनने से। अब बात करें संवैधानिक सेक्युलरिज्म और सामुदायिक जो राजनीति है उसके बारे में। तो संवैधानिक सेक्युलरिज्म क्या है? तो भारतीय संविधान में सेक्युलरिज्म पश्चिम मॉडल से अलग है। यह सकारात्मक सेक्युलरिज्म या सर्वधर्म समभाव है। राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है, तटस्थ रहता है, लेकिन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे सुधार के लिए। प्रस्ताव की बात करें, प्रस्तावना तो 42वें संशोधन 1976 आपातकाल के दौरान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। 2025 से 26 में भी इस पर बहस जारी हुई, जैसे कि आरएसएस ने इसे हटाने की भी मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर माना है। मुख्य इससे जुड़े अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान था। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति और के आधार पर भेदभाव निषेध। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, प्रचार प्रथा, प्रबंधन, शिक्षा का अधिकार, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, नीति, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता, यूसीसी निर्देशित सिद्धांत, सभी के लिए एक समान कानून। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो एसआर बॉम्बई केस 1994 सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकता। केशवानंद भारती केस 1973 संविधान की मूल संरचना में सेक्युलरिज्म शामिल है। हालिया 25 से 26 में यूपी एंटी कन्वर्जन लॉ पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता और धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया, लेकिन अंतरिम रोक नहीं लगाई। बात करें सामुदायिक राजनीति की क्या है, तो सामुदायिक राजनीति में दल या नेता धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर वोट मांगते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं या एक समुदाय को विशेष लाभ सुरक्षा का भी वादा करते हैं।
जैसे कि मुस्लिम केंद्रित पार्टियां और हिंदू केंद्रित अपील जैसे कि राम मंदिर और यूसीसी हिंदुत्व, जाति आधारित दल जैसे कि बीएसपी और एसपी आदि। संघर्ष के कारण और प्रभाव की बात करें तो कारण जैसे कि मुस्लिम मुख्य जो पार्टियां हैं मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड मानती हैं। असंतोष है जैसे कि एआईएमआईएम जैसी पार्टियां उभरती हैं और हिंदुत्व वाली पार्टियां तुष्टीकरण का आरोप लगाती हैं। प्रभाव क्या है तो ध्रुवीकरण बढ़ता है, सामाजिक तनाव, असली मुद्दे पीछे टूटते हैं। हामिद अंसारी का इससे क्या कनेक्शन है तो हामिद अंसारी उनका बयान है कि इसी टकराव पर है कि सामुदायिक राजनीति सेक्युलर जो ढांचा है उसको कमजोर करती है और मुख्य धारा में समावेश को बेहतर करती है। अब बात करें एआईएमआईएम की भूमिका और स्थिति के बारे में तो एआईएमआईएम की भूमिका की बात करें तो इसका मुख्य जो फोकस है वो मुस्लिमों के अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, वक्फ बोर्ड विरोध, प्रदर्शन, व्यक्तिगत कानून, सरिया और स्थानीय विकास जैसे स्टॉलर हाउस गरीबी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये जोर देती है। इसका प्रतिनिधित्व की बात करें तो मुख्य धारा पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी, एमसी आदि पर आरोप लगाती हैं कि वे मुस्लिमों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हैं और टिकट कम देती हैं। एआईएमआईएम खुद को मुस्लिमों की असली आवाज भी बताती है। हालिया सफलताओं की बात करें इनकी तो इन्होंने बिहार विधानसभा 2025 में सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में मजबूत प्रदर्शन कर 5 सीटें जीती हैं। 2020 से ये बराबर चली आ रही हैं। कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन है और वोट बंटने से महागठबंधन को नुकसान हुआ है और एनडीए को अप्रत्यक्ष फायदा भी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव की बात करें तो 2026 में अब तक की सबसे बड़ी सफलता यहाँ 125 से 126 सीटें इन्होंने जीती हैं। बीएमसी में 8, छत्रपति संभाजी नगर में 33 और मालेगांव में 21, अमरावती में 15 सीट आदि इन्होंने जीती हैं। मुंबई बीएमसी में पहली सीट महबूज खान कई शहरों में किंग मेकर भी बनी है। तेलंगाना नगर निगम चुनाव की बात करें तो इन्होंने ओवैसी खुद प्रचार में सक्रिय हुए हैं जैसे नलगोंडा, आदिलाबाद आदि में डोर टू डोर कैंपिंग उन्होंने की है और मुस्लिम बहुल इलाकों में मजबूती बनाई है। इसमें अगर हम बात करें ओवैसी असउद्दीन ओवैसी की व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के बारे में तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य नेता भी हैं। जैसे हैदराबाद से लगातार लोकसभा सांसद 5 बार ये रह चुके हैं। संसद में दमदार भाषण, अंग्रेजी उर्दू मिश्रित युवाओं और मुस्लिमों में ये काफी लोकप्रिय है। रणनीति की बात करें तो मुख्य पार्टियों में फेक सेक्युलरिज्म कहते हैं, मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व की वकालत करते हैं और संविधान हमें वोट से नेतृत्व चुनने का अधिकार देता है का भी नारा लगाते हैं। स्थानीय मुद्दों पर फोकस जैसे चीन बॉर्डर पर बवाल, यूजीसी नियमों पर मोदी की आलोचना भी इन्होंने की है। प्रचार की बात करें तो ये पैदल दौरा, रैलियां, सोशल मीडिया वगैरह से महिलाओं और युवाओं को आकर्षित करते हैं। विवाद की बात करें तो बीजेपी उन्हें वोट कटर या बी टीम भी क्यों कहती है क्योंकि मुस्लिम वोट कटने से बीजेपी को फायदा है। सेक्युलरिज्म पार्टियां उन्हें ध्रुवीकरण का आरोप लगाती हैं और हामिद अंसारी जैसे नेता एआईएमआईएम इसे दलों का स्वस्थ नहीं मानते। प्रभाव और बहस की बात करें तो सकारात्मक प्रभाव जैसे मुस्लिमों को राजनीतिक एजेंसी दी, मुख्य पार्टियों को चुनौती और शहरी मुस्लिम वोटर्स अब अलग विकल्प तलाश रहे हैं। नकारात्मक पक्ष जैसे वोट बंटने से सेक्युलरिज्म गठबंधन कमजोर हुआ, बीजेपी मजबूत हुई और सामुदायिक राजनीति बढ़ती है। अब बात करें लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि है मुस्लिमों का राजनीतिक सशक्तिकरण वर्सेस अलगाव। तो राजनीतिक सशक्तिकरण के पक्ष की बात करें तो यह पक्ष कहता है कि मुस्लिमों का सच्चा सशक्तिकरण मुख्य पार्टियां कांग्रेस, सपा, टीएमसी आदि में बेहतर प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने में हिस्सेदारी से होगा। अलगाव इसे दूर ले जाता है। तर्क की बात करें तो मुख्य धारा में शामिल होने से मुस्लिम मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठते हैं, अलग पार्टियां वोट मांगती हैं, सेक्युलर गठबंधन कमजोर होते हैं और बीजेपी को फायदा होता है। हामिद अंसारी का मत है कि मुस्लिमों को मुख्य पार्टियों में जगह मिलनी चाहिए और अलग दल बनना स्वस्थ नहीं है, उन्हीं पार्टियों में उन्हें जगह मिलनी चाहिए। हालिया उदाहरण की बात करें तो बजट 2026 से 27 में अल्पसंख्यक मंत्रालय को 34 करोड़ 3,400 करोड़ रुपए मिले। पिछले साल से काफी बढ़ोतरी है जो शिक्षा और सशक्तिकरण पर फोकस करती है। मोदी सरकार इसे सबका साथ बताती है।
अलगाव के पक्ष की बात करें तो यह पक्ष कहता है कि मुख्य पार्टियां मुस्लिमों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेती हैं। टिकट कम होती हैं और असुरक्षा बढ़ रही है, इसलिए अलग दल यानी कि AIMIM और IUML आदि जरूरी हैं। तर्क की बात करें तो मुख्य पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को कमजोर सीटों पर उतारती हैं या मुस्लिम परस्त कहलाने के डर से निकट जो टिकट हैं वो नहीं देती। और की बात करें तो 2025 में हेट स्पीच घटनाएं 97% बढ़ी। ज्यादातर मुस्लिमों को टारगेट किया गया और मुस्लिम इलाकों में तनाव जैसे अगर आगरा या अन्य जगहों पर काफी जो तनाव है वो बढ़ा। प्रतिनिधित्व में काफी गिरावट आई, जैसे लोकसभा में मुस्लिम MP सिर्फ 24, 1980 में 49 थे और यूपी में विधानसभा में पहले 60+ थे और अब काफी कम हो चुके हैं। AIMIM का विस्तार भी इसे चुनौती दे रहा है। नुकसान क्या है इससे कि वोट जो है वो बंटना और मुख्य धारा में और कम प्रतिनिधित्व, अलगाव बढ़ता है और धार्मिक समूह अलग रहता है। ये काफी जो पसंद करते हैं धार्मिक समूह से अलग रहना। यह जो बहस है वो समावेशी वर्सेस अलगाव की है। हामिद अंसारी जैसे नेता समावेशी की वकालत करते हैं क्योंकि अलगाव से मुस्लिमों का राजनीतिक प्रभाव और कम होता है, लेकिन असुरक्षा और मुख्य पार्टियों की अपेक्षा से अलग प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ रही है। 26 से 27 में यूपी और WP जैसे चुनावों में यह फैसला होगा कि मुस्लिम वोट एकजुट रहेगा या बटेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।